दीनानाथ जी मंदिर में आरती कर रहे थे और रति भी उनके पास हाथ जोड़े खड़ी थी। उसे बस गौरी के आने का इंतजार था। वो बार बार पलटकर मंदिर से बाहर देख रही थी, पर तभी उसे अजय मंदिर में आता हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर एक बार फिर उदासी छा गई। उसने फिर से भोलेनाथ की पिंडी की ओर देखा और अपनी आंखें बंद करके आरती गाने लगी। अजय भी बिना उसे देखे उसकी बगल में आकर खड़ा हो गया। आरती खत्म होते ही पंडित जी सबको आरती देते हुए रति से बोले, काजल बिटिया सबको प्रसाद दो। जी बाबा। रति ने इतना कहकर वही रखी प्रसाद की थाल उठाई और सबको प्रसाद देने लगी, पर उसकी नजरें अभी गौरी की राह देख रही थी। वो सबको प्रसाद देते हुए अजय के पास आई और बोली, प्रसाद सर। अजय ने रति की ओर देखा और प्रसाद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रति ने उसे प्रसाद दिया और फिर आगे बढ़ गई। अजय प्रसाद हाथों में लिए उसे देखकर मन ही मन बोला, पता नहीं क्यों, पर मुझे काजल को देखकर हमेशा ऐसा क्यों लगता है जैसे इसकी नजरें किसी को ढूंढ रही है, पर किसे पता करना पड़ेगा। अजय ने प्रसाद खाया और रति की ओर बढ़ने लगा। तभी प्रसाद बांट रही रति की नजरें मंदिर की सीढ़ियों के नीचे आकर रुकी एक कार पर पड़ी। रति बहुत ही बेचैनी के साथ उस कार की ओर देखने लगी। तभी गौरी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आई। उसे देखते ही रति के उदास चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने प्रसाद की थाली वही खड़ी एक लड़की को पकड़ाई और बोली, ये प्रसाद सबको दे दो। वो मंदिर की सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आने लगी। गौरी की भी नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, उसका चेहरा भी खिल गया। रति के कदम उसके पास आते ही रुक गए और वो आंखों में आंसू लिए गौरी की ओर देखने लगी। गौरी रोते हुए उससे लिपट गई और बोली, रति, मुझे तो लगा था कि मैंने अपने दोनों दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया है, पर भोलेनाथ ने तुझे मेरे पास वापस भेज दिया। समझ नहीं आ रहा कि कैसे भोलेनाथ का शुक्रिया करूं। रति ने उसकी ओर देखा और आंखों में आंसू लिए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कैसी है तू? तुझे देख लिया, अब ठीक हूँ। तू कैसी है? गौरी के इस सवाल को सुनकर रति का रोना और बढ़ गया। उसे रोता देख गौरी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, सब ठीक हो जाएगा रति, सब ठीक हो जाएगा। और तू तो बहुत स्ट्रांग है, हर मुश्किल में हिम्मत से खड़ी रहती है। इस बार भी तुझे मजबूती से खड़े रहना होगा, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए। इसलिए खुद को टूटकर बिखरने मत दे। रति कुछ नहीं बोल पाई। गौरी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और बोली, चल मेरे साथ। रति के गाड़ी में बैठते ही वो भी गाड़ी में बैठी और उसे वहां से लेकर चली गई। मंदिर में खड़ा अजय ये सब देख रहा था। वो वही खड़ा रति के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर शक्ति रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आकर चीखा, घनश्याम काका, नाश्ता लगाए मेरा। अभी लाया बिटवा। घनश्याम ट्रे में ब्रेड रखते हुए बोला और जल्दी जल्दी नाश्ता ट्रे में रखने लगा। तभी शक्ति आकर डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर खींचकर बैठा और सामने बैठी अपनी दादी से बोला, गुड मॉर्निंग दादी। तुलसी ने उसकी गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया, पर नजरें उठाकर शक्ति की ओर देखा और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। वो अखबार में छपी शिव की तस्वीर और खबर देखने ही वाली थी कि तभी शक्ति गुस्से में बोला, बार बार इस घर के लोग मुझे ये यकीन दिलाने पर क्यों तुले रहते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ना मैंने शिव को मारा है और ना ही उसकी बीवी को, तो फिर मुझसे ये नफरत किस लिए दादी? तुलसी ने न्यूज़पेपर टेबल पर रखा और ऊंची आवाज में बोली, घनश्याम हमारा नाश्ता ले आइए, हमें अनाथालय जाना है। तभी घनश्याम आकर टेबल पर नाश्ता रखने लगा। उसने जैसे ही शक्ति की प्लेट में पोहे डाले तो शक्ति ने गुस्से में प्लेट को हाथ मारकर फर्श पर फेंक दिया। अब क्या शिव के मरने के बाद भी इस घर में रोज उसकी ही पसंद का नाश्ता बनेगा? शक्ति ने अपनी चेयर से उठकर गुस्से में पूछा। तुलसी ने नजरें उठाकर फिर से शक्ति की ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं, लेकिन पायल ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। शक्ति फिर से चीखा, मरने के बाद भी उसे इस घर में जिंदा रखा जा रहा है और जीते जागते इंसान के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो यहाँ है ही नहीं। क्यों हमेशा से मेरे साथ इस घर में ऐसा किया जाता है? तभी तुलसी गुस्से में उठकर खड़ी हुई और बोली, शक्ति आपकी हरकतें सबको आपके खिलाफ कर रही है। अपने अभिमान के आगे आपको रिश्ते नजर नहीं आते। वो भाई मरने के बाद भी आपको अपना दुश्मन लग रहा है, जिससे आप कभी खुद से भी ज्यादा प्यार किया करते थे, जिसे अगर एक चोट लग जाए
तो आप चोट पहुंचाने वाले का तब तक पीछा नहीं छोड़ते थे जब तक आप उसे चोट नहीं पहुंचा देते थे। आपका छोटा भाई ओमी शिव की मौत के सदमे से आज तक बाहर नहीं आया। शिव और रति को बुलाने के लिए उसने खुद को शराब में डूबो रखा है। आपकी बहन पिछले 3 महीनों में एक बार भी नहीं मुस्कुराई है। आपकी माँ अपने बेटे की लाश देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी है। पर आपको उसे क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी नफरत, अपना गुस्सा नजर आता है, अपने परिवार का दर्द नहीं। इसलिए शायद आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए इतने बेचैन हैं, है ना? ओह, तो आपकी प्रॉब्लम ये है दादी कि आप मुझे आपके लाडले शिव की कुर्सी पर बैठा नहीं देख सकती। वो कुर्सी जिस पर बड़ा होने के नाते मेरा हक था। शक्ति की ये बात सुनकर तुलसी उसके पास आई और बोली, शक्ति, हमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से कोई एतराज नहीं है बेटा। अगर एतराज है तो उस नफरत से जो आपके दिल में शिव और अपने परिवार के लिए ना जाने किसने भर दी है। इतना कहकर तुलसी ने पायल को गुस्से से घूरा, पर शक्ति उनकी बातों से इतना हट हुआ कि गुस्से में भनभनाता हुआ वहां से चला गया। तुलसी का चेहरा देखकर पायल तुरंत बोली, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए माँ। मैं अपने ओमी की कसम खा चुकी कि मैंने शक्ति को नहीं बताया था कि शिव उसका सगा भाई नहीं है और न ही मैंने इस घर के रिश्तों में दरार डाली है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब उस लड़की की वजह से हो रहा है जिसे आप इस घर की बहू कहती थी। अगर रति हमारे बच्चों की जिंदगी में नहीं आई होती तो शिव और शक्ति के बीच दरार कभी नहीं पड़ती। 2 भाई जो एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कता थे एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। और यही सच है माँ, उस लड़की ने शिव और शक्ति दोनों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया और फिर शिव से शादी करके इस घर में आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि शिव को आप लोग हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने वाले हैं। ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। पायल तभी किरण को अपने कमरे से बाहर ला रहे अधिराज चीखे। उनकी ऊंची आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो किरण को नीचे लेकर आए और उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठाकर पायल की ओर गुस्से में देखा। पर वो कुछ कहते उसके पहले ही तुलसी ने उनकी बांह पकड़ ली और उन्हें कुछ ना कहने का इशारा किया। अधिराज चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए, पर पायल गुस्से में उठकर चली गई। तुलसी ने अधिराज की बांह पकड़ी और उसे चेयर पर बैठाकर बोली, नाश्ता कर लीजिए बेटा, आजकल इस घर में सांस लेने में भी घुटन होने लगी है माँ। तो नाश्ता कैसे करूं? आप किरण को कुछ खिला दीजिए, इसे दवाइयाँ लेनी है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अधिराज इतना कहकर वहां से चले गए। उनके जाते ही तुलसी ने शिव की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे महादेव, कोई चमत्कार कर दीजिए, इस घर की खोई हुई खुशियां लौटा दीजिए, बचा लीजिए, इस घर को टूटने से बचा लीजिए। तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरी ओर गौरी ने अपनी कार नर्मदा नदी के एक घाट पर रोकी और रति के साथ गाड़ी से बाहर आई। गाड़ी से बाहर आते ही रति नदी की ओर चुपचाप बढ़ने लगी। गौरी भी उसे देखते हुए चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ रही थी। नदी के किनारे पर पहुंचकर रति के कदम रुक गए। गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, रति, शक्ति को बहुत जल्द कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी बनाया जा रहा है। रति ने उसकी बात सुनने के बाद भी न ही कुछ कहा और न ही उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव हुआ। गौरी ने उसके कंधे को कसकर दबाया और फिर से बोली, रति, मुझे बताएगी नहीं कि उस रात ऐसा क्या हुआ जो तुझे इस नदी में कूदना पड़ा, जिसकी वजह से तू हम सब से दूर हो गई। रति ने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो सब याद आने लगा जो उस रात हुआ था। उसे अपनी ही चीख सुनाई देने लगी। उसने खुद को संभाला और गौरी को उस रात के बारे में सब कुछ बताने लगी। सच जानकर गौरी परेशान होकर बोली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रति कि 2 भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उनके बीच ऐसी दरार पड़ेगी कि एक भाई दूसरे भाई को मरते देखने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाएगा। शक्ति में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो अपने ही भाई को मरते देख पाया। दौलत के नशे ने शक्ति को अंधा कर दिया है। ये जो कुछ भी हुआ है, यह हो रहा है, उसकी वजह दौलत नहीं है गौरी, मैं हूँ। ना मैं शिव और शक्ति की जिंदगी में आती और ना वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनते। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। रति के इतना कहते ही गौरी ने उसकी बांह पकड़कर उसे घाट की सीढ़ियों पर बैठाया
और उसके पास बैठकर बोली, रति, जो कुछ भी शिव और शक्ति के बीच हुआ उसकी वजह तू नहीं बल्कि वो सच है जो शक्ति के सामने गलत तरीके से पेश किया गया था। उस सच को जानने के बाद ही शक्ति के दिल में शिव के लिए नफरत का बीज बोया गया, और उसी वजह से शक्ति ने ये जानते हुए भी कि तू और शिव एक दूसरे से प्यार करते हो, तुझे पाने के लिए सारी हदें पर कर दी थी। पर तेरी और शिव की मोहब्बत सच्ची थी, इसलिए तुम दोनों को जुदा करने की लाख कोशिशों के बाद भी तुम दोनों एक हो ही गए। और ये बात शायद शक्ति से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने शिव की जान ले ली। शिव को कुछ नहीं हुआ है गौरी, वो जिंदा है और बहुत जल्द लौट कर आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। रति नदी की ओर देखकर बोली। गौरी उसकी बातें सुनकर परेशान हो गई और कुछ बोल नहीं पाई। रति भी उदास होकर नदी की ओर देख रही थी, उसे अपना अतीत याद आ रहा था। तभी गौरी फिर से बोली, रति, मुझे लगता है कि तुझे घर वापस जाना चाहिए और अपने ससुराल वालों को सच बताकर शक्ति के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। गौरी के इतना कहते ही रति ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुझे सच में लगता है गौरी कि उस घर में कोई मेरे सच पर यकीन करेगा? हाँ दादी माँ, शायद मेरा यकीन कर भी ले, पर बाकी सब, वो मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे और फिर मैं सबको बताऊंगी क्या? यही कि उस रात शक्ति ने शिव से ऐसी बातें कहकर उन्हें वहां बुलाया था कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और शक्ति पर हाथ उठा दिया। शक्ति तो बहुत आसानी से ये कह देगा कि शिव ने उस पर हाथ उठाया था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए उन पर हाथ उठाया और शिव को अपने ही हाथ से गोली लग गई और वो नदी में गिर गए। उसके दोस्त इस बात की गवाही भी दे देंगे और मेरे साथ जो उसने उस रात किया उसका ना मेरे पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। कैसे और किसे यकीन दिलाऊंगी मैं कि उस रात शक्ति ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा था। किसी को कुछ साबित नहीं कर पाऊंगी मैं, पर हाँ, इंदौर पहुंचते ही शक्ति को ये जरूर पता चल जाएगा कि मैं शिव के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और फिर वो क्या करेगा ये तू और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं। रति की बातें सुनकर गौरी की परेशानी और बढ़ गई। फिर अचानक उसे रति के माँ बनने वाली बात याद आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत रति को अपने गले से लगाया और बोली, कांग्रेचुलेशंस रति, तुझे भी और मुझे भी, तू माँ बनने वाली है और मैं मासी। रति के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी गौरी को पकड़ लिया। गौरी ने फिर से रति की ओर देखा और बोली, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, तुझे इंदौर वापस नहीं आना चाहिए। मैं तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ, अब तू आसानी से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है। उसकी बातें सुनकर रति सोच में पड़ गई। गौरी फिर से बोली, वैसे रति, ये ओंकारेश्वर है, तेरे परिवार का यहाँ आना जाना लगा रहता है, कहीं किसी ने तुझे यहाँ देख लिया तो तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तू एक काम क्यों नहीं करती, शिमला चली जा, मेरी मासी की बेटी रहती है वहाँ, वो वहाँ के एक हॉस्टल में तेरे रहने का इंतजाम करवा देगी और तुझे एक अच्छी सी नौकरी भी दिलवा देगी, तुझे वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। शिमला का नाम सुनते ही रति को एक बार फिर बीती बातें याद आने लगी। उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं गौरी, मैं शिमला नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि शिव को कुछ नहीं हुआ है, वो जल्द लौट कर आएंगे और आते ही उनकी नजरें मुझे तलाशेगी, और अगर मैं उन्हें नहीं मिली तो शिव टूट जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसलिए मुझे यही रहना होगा शिव के करीब, ताकि जब वो लौटकर मुझे पुकारे तो मैं दौड़ती हुई उनके पास चली जाऊं। गौरी ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं अभी आई। गौरी उठकर अपनी गाड़ी के पास आई। उसने गाड़ी से रति के डॉक्यूमेंट्स और अपना बैग निकाला और फिर लौटकर रति के पास आकर बैठ गई। ये तेरे डॉक्यूमेंट्स, गौरी ने सारे कागज रति को देते हुए कहा। रति सारे कागज देखने लगी। तभी गौरी ने अपने बैग से 10 रुपए के नोट की एक गड्डी निकालकर रति की हथेली में थमाई और बोली, इसे भी रख, जरूरत के वक्त तेरे काम आएंगे। रति ने पहले नोटों की गड्डी देखी और फिर हैरानी से गौरी को देखने लगी। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, तेरी अलमारी में शिव के कपड़ों के बीच मिले ये मुझे, मैंने ये सोचकर उठा लिए कि तेरे पति के रुपए तेरे ही काम आएंगे। तुझे शायद जरूरत ना हो, पर इस बच्चे को इनकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए रख ले। रति ने फिर से गौरी को अपने गले से लगा लिया। लेखिका कविता वर्मा।